जैसे खाना नमक के बिना नहीं बन सकता, चाय बिना चाय पत्ती के नहीं बन सकती, ठीक वैसे ही गुणागणित कर्नाटक के चुनाव में भी नजर आ रही है। कर्नाटक चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं। तमाम टीवी चैनलों ने अपने अपने घोड़े दौड़ाए और पता लगाया कि कर्नाटक में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन सारा गुणा भाग उठापटक करने के बाद पता चल रहा है कि ना तो कांग्रेस सरकार बना रही है और ना ही कर्नाटक में मोदी का जादू देखने को मिल रहा है। मतलब अब गेंद तीसरे दल यानी जेडीएस के पाले में पहुंच चुकी है। ऐसे में जेडीएस की मौज आनी तय है और अगर वाकई में कर्नाटक में जेडीएस के समर्थन से सरकार बन रही है तो फिर कांग्रेस को कर्नाटक को भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी इस खेल में कांग्रेस से बहुत आगे है, आगे भी इतनी कि कांग्रेस की पहुंच से बहुत दूर है। आज बात इसी पर करेंगे, कर्नाटक में सरकार किसकी बनेगी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। एक कहावत है, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर टुकड़ा लेकर भाग जाता है। यही काम चल रहा है कर्नाटक में। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में जेडीएस की मौज आती दिख रही है, क्योंकि जब मांग होती है तो हैसियत बढ़ ही जाती है। जो मांगो वो मिलता है, यही खेल चलेगा कर्नाटक में। बीजेपी भी जेडीएस का मान मनोबल करेगी और कांग्रेस भी अपने पाले में लाने की उसे भरपूर कोशिश करेगी। ऐसे में जेडीएस के एक नेता हैं तनवीर अहमद, उन्होंने एक बेहद ही दिलचस्प बात कही है कि नमक बगैर खाना नहीं बन सकता। ये बात सच होती भी दिख रही है। तनवीर ने एक चैनल पर डिबेट के दौरान दावा किया कि कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी को कितनी भी सीटें आए लेकिन बिना जेडीएस के सरकार नहीं बना सकते। उनके इस दावे में दम भी नजर आता है। ज्यादातर सर्वे में यह बात सामने आई है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी को बीजेपी पर बढ़त मिल रही है, लेकिन उसमें अकेले सत्ता में आने का दम नहीं है, वो सत्ता में आने का मादा नहीं रखती। बीजेपी तो पिछड़ ही रही है। ऐसे में जेडीएस की बाँछें खिल गई हैं, उसकी भौहें तन गई हैं। सत्ता की चाबी मिलने की संभावना मात्र से उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। तनवीर अहमद की नमक के बिना खाना वाली टिप्पणी इस खुशी का इजहार साबित करती है। जेडीएस को मिल सकता है इनाम। पुराने वक्त से ही छोटे दल सत्ता की चाबी साबित होते आए हैं। भारत की चुनावी राजनीति में केंद्र से लेकर राज्यों तक में सत्ता की चाबी मिलने का सौभाग्य छोटे दलों को अक्सर मिलता रहा है। इस संदर्भ में स्वर्गीय रामविलास पासवान को याद करना बिल्कुल सही रहेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से निकले इस कद्दावर नेता ने वो मुकाम पा लिया था कि केंद्र की करीब करीब हर सरकार में उनकी पार्टी सहभागी बनती रही और वो खुद मंत्री बनते रहे। गठबंधन राजनीति के दौर में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए हो या कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए, रामविलास पासवान ने दोनों ही सरकारों में मंत्री पद हासिल किया। सत्ता की चाबी रखने का सौभाग्य देश की जनता ने कई और पार्टियों और नेताओं को भी दिया है। जेडीएस को ही ले लीजिए, जिसे कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सत्ता की चाबी हाथ लगी थी। ठीक वैसे ही मुलायम सिंह यादव ने भी एक बार कांग्रेस की सरकार को बचाने में 2004 में अहम भूमिका निभाई थी। तब अतीक अहमद जैसे तमाम गैंगस्टरों को जेल से बाहर निकाला गया था और साथ दिया गया था कांग्रेस का और कांग्रेस की सरकार बचाई गई थी। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि ये छोटे छोटे दल अक्सर चाबी का रोल निभाते आए हैं। किसने दी कितनी सीट? इस बार भी जेडीएस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसे पता है कि उसके बिना सरकार बनाना संभव नहीं है। टाइम्स नाउ और इंडिया टुडे के अनुमान के हिसाब से कांग्रेस को बहुमत दिया गया है। जी न्यूज के मुताबिक कांग्रेस को 103 से 118 सीटें मिल सकती हैं। टीवी 9 ने भी कांग्रेस को बढ़त दिखाई है। एबीपी ने कांग्रेस को 100 से 112 सीटें तक दी हैं। न्यूज नेशन के साथ साथ एक और टीवी चैनल ने बीजेपी की बढ़त दिखाई है। तो ऐसे में इन सारे आंकड़ों का अगर विश्लेषण किया जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि जेडीएस अहम भूमिका निभाने वाली है। कर्नाटक में इस बार जो सरकार बनने वाली है उसमें जेडीएस का रोल बहुत ही ज्यादा अहम होने वाला है। कब बदला जनता का रुख?
बीजेपी वर्तमान में कर्नाटक की सत्ता पर काबिज थी, लेकिन इस बार जनता में वो धार नहीं दिखाई दी जिस धार के बलबूते 2018 में बीजेपी ने यहां सरकार बनाई थी। पहले येदियुरप्पा को सीएम बनाया गया, उसके बाद बीच में ही उन्हें हटाकर बसवराज बोम्मई को सूबे की कमान सौंप दी गई। हालांकि उसके बाद तमाम तरह की बातें चली, येदियुरप्पा से तकरार, बोम्मई और उनके परिवारवाद की भी कई बातें सामने आई। येदियुरप्पा चाहते थे कि वो अपने बेटे अनिल को राजनीति में लॉन्च करें, मुख्यमंत्री पद के लिए लॉन्च करें। तमाम राजनीतिक और तमाम जातिगत विश्लेषणों के बाद बीजेपी ने एक दांव भी चला कर्नाटक में आरक्षण का। मुस्लिम आरक्षण को, वहां जो 4% मुस्लिम आरक्षण था वो खत्म कर दिया गया और वो लिंगायत समुदाय को 2% और एक और समुदाय को 2% दे दिया गया, जिसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हालांकि इन सब मास्टर स्ट्रोकों के बाद फिलहाल तक जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनमें बीजेपी को पिछड़ा हुआ दिखाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने वहां ताबड़तोड़ प्रचार किया। स्टार प्रचारकों की एक लंबी लिस्ट थी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हिमंता बिश्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ, जितने भी बीजेपी के पास सॉलिड चेहरे थे, सबके कर्नाटक में रोड शो करवाए गए, सबकी रैली करवाई गई और तमाम तरह का प्रचार इन सब नेताओं से करवाया गया, जिससे कर्नाटक में सत्ता को बचाया जा सके। क्योंकि कर्नाटक की सत्ता को बचाना बीजेपी की नाक का सवाल है। सब कर्नाटक में पहुंचे हुए थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें बजरंग दल पर बैन की मांग हुई, तो वहां से जनता का रुख कुछ हद तक बदल गया। बीजेपी ने उस मौके को खूब भुनाया और असल में कितना भुनाया है इस बात का पता तो गिनती के वक्त ही चल पाएगा। आपको याद हो कैसे बजरंग दल पर कांग्रेस ने बैन लगाने की बात की थी, जिसके बाद विवाद इतना गहराया कि कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा और कहना पड़ा कि वो हर जिले में बजरंगबली का मंदिर बनवाएगी। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की एक नाच नहीं चलने दी और बजरंग दल के मुद्दे पर कांग्रेस को लगातार घेरना जारी रखा। बीजेपी के लिए कर्नाटक जीतना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि नाक का सवाल है, क्योंकि वो फिलहाल वहां मौजूदा सरकार है। 5 साल उसने वहां शासन किया है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस यहां सरकार बनाती है तो यह कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। लेकिन अंत में आपको बता दूं कि अगर सरकार बनाने में जेडीएस की जरूरत पड़ती है तो बीजेपी इस मुद्दे को कतई हाथ से जाने नहीं देगी और फिर से सरकार बनाकर दिखाएगी। वैसे तमाम टीवी चैनलों को आप भी उनका एग्जिट पोल देख रहे होंगे और आपने ये रिपोर्ट भी देखी है, तो उसके बाद अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि कर्नाटक में आपके हिसाब से सरकार किसकी बन रही है। नमस्कार।